चंदनपुर गांव में हरिलाल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर में रवि और साहिल नाम के दो व्यक्ति काम करते थे। एक दिन रवि साहिल से बात कर रहा होता है। अरे साहिल, आखिर हम कब तक नौकर का काम करते रहेंगे? दिन रात हम दोनों इतनी मेहनत से काम करते हैं, ऊपर से ये सेठ पैसे भी नहीं देता है। बिल्कुल सही कह रहे हो रवि भाई, मैं भी इस काम से परेशान हो चुका हूँ, लेकिन क्या करें, हम दोनों को इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं आता। हम दोनों को इस हरिलाल की गुलामी करते हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं और हमारी उम्र भी 30 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस हरिलाल को तो हमारी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। सही कह रहे हो रवि भाई, मुझे लगता है हम दोनों को सेठ हरिलाल से हमारी शादी की बात जरूर करनी चाहिए कि गांव की 2 सुंदर कन्याएं हमारे लिए देखें और हमारी शादी करवा दें। आखिर कब तक हम दोनों ऐसे ही कुंवारा बैठे रहेंगे? हमें भी घर बसाना है। तभी वहां पर सेठ हरिलाल आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है हरिलाल जी। हम दोनों को आपके यहाँ काम करते हुए 7 साल से भी ज्यादा हो गया है और हमारी उम्र भी 30 साल से अधिक हो गई है और हम दोनों के इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों का शादी हो जाए। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम दोनों की हरकतों से पूरा गांव परेशान रहता है। ऐसे में कौन देगा तुम्हें अपनी लड़की? और कभी सोचा है अगर मैंने तुम दोनों को धक्के देकर काम से निकाल दिया तो ये गांव वाले भी तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से निकाल देंगे। तो क्या हम दोनों का शादी कभी नहीं होगा? शादी करना है तो पहले अपनी उल्टी सीधी हरकतें सुधार लो। परसों ही राजू ठेला वाला तुम दोनों की शिकायत मुझसे कर रहा था। तुम दोनों ने उस बेचारे का पैसा 5 महीने से नहीं दिया है और ऊपर से उस बेचारे के ठेले में खाने भी जाते हो। वह झूठ बोल रहा है। हमने उसके पैसे देने से मना नहीं किया है। रवि भाई सही कह रहे हैं। हमने उससे कहा था कि हमारी सैलरी मिलते ही हम दोनों उसके सारे पैसे चुका देंगे। तुम दोनों को मैंने एडवांस में बहुत सारे पैसे दिए हैं। तुम्हें पता भी है 5 दिन पहले कालू बिरयानी वाला भी मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम दोनों रोज उसकी बिरयानी पेट भरकर खाकर आ जाते हो और जब पैसे देने की बात होती है तो तुम दोनों मेरे नाम का रोब झाड़ते हो। तुम दोनों के पैसे मुझे देने पड़े और मैंने राजू के भी सारे पैसे चुका दिए हैं और ये सारे के सारे पैसे तुम दोनों की सैलरी से काटूंगा, समझे? और सुनो, इस महीने तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। कोई काम धाम तो करना नहीं है। दिन भर यहाँ बैठे बैठे बस मुफ्त का खाना खाते हो। इतना कहकर सेठ हरिलाल वहां से चला जाता है। समझ में नहीं आता आखिर हरिलाल इतने सारे पैसों का क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो रवि भाई, हम दोनों को कुछ ना कुछ उपाय निकालनी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों को सारी उम्र इस हरिलाल की गुलामी करनी पड़ेगी। तू बिल्कुल सही कह रहा है साहिल, कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा और इस हरिलाल को मजा चखाएंगे। फिलहाल तो अब मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मुझे सब पता है रवि भाई कि आप कहाँ जा रहे हो। आप सपना के पास जा रहे हो ना। कितनी बार कहा है कि सपना आपको पसंद नहीं करती है, वह बस मुझसे प्यार करती है। अपनी जुबान को लगाम दे साहिल, सपना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। नहीं रवि भाई, सपना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जब भी वह मुझे देखती है ना तो उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा तो न जाने मेरे साथ कितनी बार हुआ है। जब भी वह मेरे सामने से गुजरती है तो बार बार पलट कर देखती है। तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि सपना आखिर किससे प्यार करती है। चलो चलकर सपना से पूछते हैं। रवि और साहिल सपना के पास पहुंच गए। आज तुम्हें हम दोनों को बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो। रवि भाई सही बोल रहे हैं, तुम्हें लेकर हम दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। सच सच बताओ सपना कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम दोनों की हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आए दिन तुम दोनों मुझे छेड़ते रहते हो और मैं ये सोचकर पिताजी से शिकायत नहीं करती कि वह मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, लेकिन तुम दोनों ने तो आज हद ही कर दी है। ये कैसी बात कर रही हो सपना? अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे बार बार पलट कर क्यों देखती थी, बताओ। मैं तुम्हें इसलिए बार बार पलट कर देखती थी क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें चप्पल से मारूं या फिर थप्पड़ से। देख लिया रवि भाई, आपको जवाब मिल गया ना कि सपना कंफ्यूज थी कि वह तुम्हें चप्पल से मारे
या फिर थप्पड़। इसका साफ साफ मतलब है कि सपना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। सपना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत जल्दी सेठ हरिलाल से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। हरिलाल तुम्हारा सेठ होगा, मेरा नहीं। मेरे पिताजी गांव के सरपंच हैं, साहिल, और तुम अपनी औकात में रहो। बड़े आए प्यार करने वाले। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे कमचोर से प्यार करने से कई ज्यादा बेहतर है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूं। तो फिर तुम मुझे बार बार मुस्कुराकर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि जब भी मैं तुम्हें देखती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, जैसे कि अभी आ रहा है। और वैसे भी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। इससे गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए मैं जब भी तुम्हें देखती थी तो जबरदस्ती मुस्कुराती थी। और अब अगर तुम दोनों ने मेरा पीछा किया या फिर मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत पिताजी से कर दूंगी। और तुम तो जानते हो कि मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। वो तुम दोनों को धक्के देकर इस गांव से निकाल देंगे, निकम्मे कहीं के। मजाक बहुत हो गया सपना। मैंने तुम्हारी आंखों पर मेरे लिए प्यार देखा है। सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर नहीं करती हो तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। रवि की बात सुनकर सपना बहुत गहरी सोच में डूब गई और बोली, ये सच है रवि कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये भी सच है कि मैंने तुम्हें अब तक इग्नोर करती रही तो उसका भी एक कारण है। कैसा कारण? आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी की पहली ही रात को मैं रेत बन जाऊंगी। सपना ने बस इतना कहा ही था कि वहाँ पर सरपंच जी आ गए। सरपंच जी को देखकर रवि और साहिल बुरी तरह से घबरा गए। सरपंच उदास थे। मैं दुनिया का पहला ऐसा पिता कहलाऊंगा जो चाहकर भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि शादी की पहली ही रात को मेरी बेटी रेत बन जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप सरपंच जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी किसी से शादी करके रेत कैसे बन सकती है? ये बहुत पुरानी कहानी है रवि। बरसों पहले एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा हमारे गांव में घूम रहा था। उस वक्त भी मैं गांव का सरपंच था। मैंने उस व्यक्ति को मेहमान की तरह अपने घर पर रख लिया। मैंने उसे बड़े प्यार से भोजन खिलाया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा बोरी था। उस रात मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि उस बोरी से चमक निकल रही थी। मैं चुपके से उस बोरी के पास गया और जैसे ही मैंने उस बोरी के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बोरी के अंदर बेशकीमती मोती ही मोती भरे हुए थे। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने वो सारे मोती रातों रात चुरा लिए। सुबह जब उस व्यक्ति ने मुझसे मोतियों के बारे में पूछा तो उल्टा मैंने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति मेरी बातें सुनकर क्रोधित हो गया और मुझे श्राप दिया कि अगर आज के बाद तेरे खानदान में कोई भी लड़की शादी करेगी तो शादी की पहली ही रात को वह रेत की बन जाएगी। और आपने उसके बात पर विश्वास कर लिया? ये भी तो हो सकता है ना कि उसने आपको सिर्फ डराने के लिए ये सब कहा हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने मेरी बहन की शादी धूमधाम से कराई, मगर शादी की पहली ही रात को वह रेत की बन गई। मैंने जितने भी मोती उस व्यक्ति से चुराए थे वह सारे मोती रेत में परिवर्तित हो गए, सिवाय एक मोती के। आज तक मैंने उस मोती को अपने पास संभाल कर रखा है। इतना कहकर सरपंच ने उस मोती को रवि के हाथों में दे दिया। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं इस श्राप से सपना को मुक्त करवाऊंगा और इस गांव में मैं तभी कदम रखूंगा जब मैं सपना और आपके खानदान को श्राप से मुक्त करवाऊंगा। इतना कहकर रवि और साहिल वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर देना रवि भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम सपना से सच्चा प्यार करते हो। तो तुम सपना से प्यार नहीं करते थे? मुझे लगा था कि तुम भी सपना से प्यार करते हो। अरे नहीं, मैं सपना से प्यार तो करता था, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। तुम्हारा प्यार तो अपरंपार है। तुम्हारे प्यार के सामने तो मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सपना के खानदान को इस श्राप से मुक्त करने में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। नहीं साहिल, ये काम मैं खुद अकेले करूंगा। ये मोती मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगले दिन रवि उस मोती को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वहाँ एक साधु मिलता है। तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? मुझे कुछ बताओ। संभव है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रवि साधु को सारी बातें बताने लगा। रवि ने उस मोती को साधु को दिखा दिया। मोती को देखकर साधु ने कहा, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हो बेटा। इस जंगल के अंदर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। मगर मेरी एक बात याद रखना,
अगर तुम्हें प्यास लगी तो भूल कर भी पानी मत पीना, वरना तुम कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। प्यासा होने के कारण तुम्हें जंगल में रेगिस्तान दिखाई देगा, वही है तुम्हारी मंजिल। ये कैसी बातें कर रहे हो आप साधु महाराज? जंगल में रेगिस्तान, भला ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। यह पृथ्वी रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है, और मेरी बात याद रखना, तुम्हें रेगिस्तान तभी दिखाई देगा जब तुम प्यासे रहोगे। साधु की बात सुनकर रवि जंगल के भीतर प्रवेश करने लगा। रवि जैसे जैसे जंगल के भीतर जा रहा था, उसकी प्यास बढ़ने लगी, मगर उसने साधु की बात याद रखी थी, इसीलिए वह पानी का एक बूंद भी नहीं पीता था। रवि कई घंटे तक जंगल के भीतर चलता रहा। रवि की प्यास से होंठ सूखने लगे थे। चलते चलते रवि वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रवि की आंख खुली तो उसने खुद को एक रेगिस्तान में पाया, मगर यह देखकर रवि हैरान हो गया। उसके चारों तरफ रेगिस्तान मोतियों से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और रवि से कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मोतियों के रेगिस्तान के तो नहीं लग रहे हो। मोतियों का रेगिस्तान? आप कहना क्या चाहते हैं? तुम जिस जगह खड़े हो उसे मोतियों का रेगिस्तान ही कहते हैं। कहाँ से आए हो तुम? मैं चंदनपुर गांव से आया हूँ। इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो। पृथ्वी से आए हो से तुम्हारा क्या मतलब है? ये जगह पृथ्वी का नहीं है क्या? नहीं, ये जगह पृथ्वी का नहीं है। दरअसल तुम जिस जंगल से होते हुए इस रेगिस्तान तक पहुंचे हो, वहां पर एक अदृश्य द्वार खुलता है। अवश्य तुम्हारी मदद किसी ने की है। बताओ किसने की तुम्हारी मदद? तब रवि उस बूढ़े आदमी को साधु के बारे में बताने लगा। समझ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। बरसों पहले मैं चंदनपुर गांव में गया था, मगर वहां पर एक आदमी ने मेरे मोतियों को चुरा लिया था, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया। मैं उस श्राप से उन्हें मुक्त कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने मुझे एक मोती दिया है, आप कृपया करके उन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। वह बूढ़ा आदमी रवि से मोती लेता है और नीचे फेंककर उसे तोड़ देता है और कहता है, आज के बाद से वह सभी लोग श्राप से मुक्त हो गए हैं।